नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। क्या बीजेपी ने अभी से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान ली है और वो इससे भी बुरी करारी हार की तरफ खुद बढ़ना चाह रही है? क्या बीजेपी जानबूझकर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को नहीं उतारेगी ताकि हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर नहीं उतरे? क्या बीजेपी राहुल गांधी को निशाने पर नहीं लेगी महाराष्ट्र चुनाव में ताकि महाविकास आघाड़ी की जीत की सूरत में जीत का सेहरा राहुल गांधी के सर बंधे? क्या ऐसा हुआ कि मोदी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बहुत कम दौरे करते हैं तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता कहा करते थे कि राहुल गांधी मुकाबले में हो तो हमारी जीत आसान हो जाती है, हमें चुनाव में उतरने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मेहनत की भी करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाता है और नरेंद्र मोदी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बीजेपी शायद अब इस स्ट्रेटजी में भी परिवर्तन ला रही है। तो क्या माना जाए इसे? खैर, इस पर तो थोड़ा-सा आगे जाकर और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप देखिए अमित शाह की स्ट्रैटेजी। अमित शाह जाते हैं, वो शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताते हैं, ताकि पूरा चुनाव शरद पवार पर एकाग्र हो जाए और राहुल गांधी का नाम नहीं लेना पड़े। लेकिन शरद पवार पलटवार करते हैं और अमित शाह के लिए कह देते हैं कि तड़ी पार क्या मुझे बताएगा कि कौन भ्रष्टाचार का सरगना है या नहीं है। अमित शाह उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हैं। उन्होंने जो हिंदुत्व में परिवर्तन लाया है अपनी सोच में, विचारधारा में, उस पर चोट करते हैं। औरंगज़ेब फैन क्लब का सदस्य या अध्यक्ष बता देते हैं या मेंबर बता देते हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई की लोकसभा की कुछ सीटें जो उद्धव ठाकरे ने जीती, उसमें बड़ी भूमिका एक तरह से मुसलमान वोटों की भी रही, जिन्होंने कांग्रेस के कारण उद्धव ठाकरे को वोट दिया। तो एक बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, बड़ी दिलचस्प बात है। उद्धव ठाकरे कहाँ मानने वाले हैं? पहली बात यह है कि महाराष्ट्र के लोग विधानसभा चुनाव में औरंगज़ेब कहाँ से आ गए, अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आ गए, खटमल कहाँ से आ गया? तो उद्धव ठाकरे पलटवार करते हैं और कहते हैं कि ये तो अहमद शाह अब्दाली हैं, अमित शाह, और ये गुजरात के 2 व्यापारी हैं। नाम नहीं लेते लेकिन स्वाभाविक है, अडानी अंबानी के लिए तो कह नहीं रहे होंगे, मोटे तौर पर उनके निशाने पर कुल मिलाकर रहे होंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये लूटने आए हैं महाराष्ट्र को, क्योंकि अब्दाली भी एक लुटेरा था, गुजरात में पैदा हुआ था और ये सत्ता को लूटते हैं, पार्टियों को लूटते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं। उनके सहायक उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने तो सत्ता जिहाद वाली बात भी कह दी। तो चुनाव इस कदर हो गया है, बड़ा दिलचस्प भी हो गया है, बड़ा आक्रामक भी हो गया है और मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि 8-10% वोटों पर सिमट कर रह गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी 28-30% वोट लेती रही है, कांग्रेस 17-18% वोट लेती रही है। शरद पवार जब की पार्टी टूटी नहीं थी तो 15-16% वोट मिलता रहा। अजीत पवार के हिस्से में कहा जा रहा है कि इसमें से 3 या 4% वोट गया है, तो 12-13% वोट शरद पवार के पास है। उद्धव ठाकरे जब अकेले लड़े तो उनका वोट, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर लड़ते थे तो कुछ बढ़ा, बीजेपी के साथ लड़े तो 21-22% वोट होता था। इस बार लोकसभा चुनाव में 30% के आसपास वोट मिला और उसमें से अगर 10% एकनाथ शिंदे का मान लिया जाए तो कुल मिलाकर वही 17-18% वोट जो पहले मिलता रहा उद्धव ठाकरे को, तो कुल मिलाकर बच गया 7-8-10-12% वोट, जिसको लेकर सारी लड़ाई चल रही है। इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए कि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ, 0.75% वोट का डिफरेंस रहा। लेकिन
विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अगर लोकसभा चुनाव की सीटों को कन्वर्ट किया जाए तो कुछ के अनुसार 177, कुछ के अनुसार 164 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने लीड ली और बीजेपी का गठबंधन 125 सीटों के आसपास सिमट कर रह गया। एक झगड़ा महायुति के अंदर बीजेपी प्लस में सीटों के बंटवारे का भी है। बीजेपी को लगता है कि उनको 150, पौने 200, कुछ तो कह रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि उनको 200, सवा 200 सीटें लड़नी चाहिए और शिंदे और अजीत पवार को बाकी 88 सीटों पर सिमटा देना चाहिए। 288 सीटों की वहाँ विधानसभा है। आरएसएस का एक धड़ा अभी से कह रहा है कि अजीत पवार को साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार भी समझ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो स्थानीय निकाय के चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। उनकी पार्टी में भगदड़ मची है, बहुत सारे लोग शरद पवार की तरफ जा चुके हैं और बाकी भी वहाँ चले जाएंगे। इस बात की आशंका से ग्रसित है अजीत पवार। वो खुद जाना चाहते हैं, कुछ सूत्र ये बता रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास 48 विधायक हैं। वो चाहते हैं कि भाई 48 तो हैं तो 48-50 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। अजीत पवार के पास 40 विधायक हैं तो वो कह रहे हैं कि 40 प्लस सीटें तो मिलनी ही चाहिए। हालांकि दोनों 80-90 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ ये झगड़ा बड़ा गहन होता जा रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई टंटा नहीं है। इस तरह से उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं और उनको लड़ने भी दिया जाएगा। शरद पवार का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर लड़े, 8 सीटें जीती। कांग्रेस 17 पर लड़े, 13 सीटें जीती। यहाँ उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट दोनों के मुकाबले कमज़ोर रहा। 19 या 20 सीटें पर लड़े और 9 सीटें जीते वो। लेकिन शरद पवार चूंकि बीच में है तो शरद पवार मामले को हाथ से निकलने नहीं देंगे, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को खटमल बता दिया उद्धव ठाकरे ने और कह दिया ये खटमल है, इसको मसल कर रख देंगे। ये अपने आप में एक दिलचस्प वाकया है जो बताता है कि महाराष्ट्र का चुनाव किस तरह से संगीन होता जा रहा है। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी गुजरात के जो व्यापारी बुद्धि होती है उस व्यापारिक बुद्धि का फायदा उठाते हुए चुनाव लड़ना चाहती है, जो उनकी रणनीति बहुत सारे लोगों के अनुसार गलत है और उनको बुरा नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, चुनाव में अभी देरी है, अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, लेकिन स्थितियां ये बता रही हैं कि वहां पर बीजेपी के लिए वापस सत्ता में आना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और अगर बीजेपी हार गई तो देश की आर्थिक राजधानी महाविकास आघाड़ी के हाथ में, यानी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के हाथ में चली जाएगी। तमिलनाडु उनके पास है जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट राज्य है, बेंगलुरु उनके पास है, और कर्नाटक उनके पास है, तेलंगाना उनके पास है जिसमें हैदराबाद आता है, साइबराबाद आता है, और हरियाणा भी ठीक ठाक अमीर राज्य है, वहाँ भी विधानसभा चुनाव है। तो एक तरह से लगता है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट बड़ी अमीर हो जाएगी अगर वो महाराष्ट्र को और हरियाणा को भी जीत जाती है। और फाइनेंशियल फंडिंग जो एक पार्टी का एक ज़रूरी हिस्सा होता है, जिसको तोड़ने में हमेशा नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह यकीन करते रहे हैं कि पैसे का स्रोत काट दो, उसमें उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।